हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिलिमिटेशन जो है चैप्टर 2 में जो सब हेडिंग है डिलिमिटेशन उसको देखेंगे और ये सेक्शन 11A ऑनवर्ड्स होगी। तो इसको देखते हैं एक बार। सबसे पहले सेक्शन 11A क्या कहता है, ये जो है डिलिमिटेशन ऑफ वर्ड्स की बात करता है। देखिए, मैं जैसे जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, जो चैप्टर 2 में एक सब हेडिंग थी डिक्लेरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, उसमें क्या था, एक एरिया बनाया गया, म्युनिसिपैलिटीज का एक एरिया डिफाइन किया गया और उस एरिया को किस में, वार्ड्स में डिवाइड किया गया। अब ये डिवाइड तो हो गए थे कहीं ना कहीं, ये जो एरिया थे ये पूरा का पूरा म्युनिसिपैलिटी छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड हो गया था और उसमें वार्ड कमेटी बन गई थी। तो इसको जो ये है, इसी को यहाँ पे कहा गया है कि ये इलेक्शन जब कराने होंगे तो क्या किया जाएगा, म्युनिसिपल एरिया को डिवाइड कर दिया जाएगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। कहने का मतलब ये, ऊपर वार्ड्स कमेटी के बारे में बता रखा था, लेकिन पहले उनको वार्ड्स के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन वहां उन्होंने एक ब्रॉडली बस ऐसे ही वार्ड्स को कनेक्ट किया था और यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिकली वार्ड्स के बारे में बता दिया है। जो वार्ड्स होंगे वो क्या है, एक बहुत बड़ी जो म्युनिसिपैलिटी का एरिया है उसको डिवाइड करके छोटे छोटे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन के हिसाब से, और उनको इस तरीके से वार्ड बनाया जाएगा। और यही कह रखा है कि वार्ड्स जो हैं सारे लगभग बराबर, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे पॉपुलेशन हो सकती है, लगभग लगभग सारे बराबर ही होंगे। ठीक है। सब क्लॉज 2 कहता है कि जो हर एक वार्ड है वो हर एक वार्ड में एक मेंबर होगा। ठीक है, तो एक वार्ड में एक मेंबर होगा। ठीक है, इन द म्युनिसिपैलिटी। ये भी ठीक है। इसी के बाद हम देख लेते हैं जो है डिलिमिटेशन ऑर्डर। तो ये क्या था, ये इसमें ऊपर वाले में भले ही हेडिंग जो है डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स की दे रखी है, ठीक है, तो लेकिन एज सच स्पेसिफिकली हमको इसमें डिलिमिटेशन की कोई चीज दिखती नहीं है, इसमें तो डिवीजन की बात है। अगर इसकी ज्यादा अप्रोप्रिएट हेडिंग मेरे हिसाब से बनानी होती तो मैं इसमें डिवीजन ऑफ जो वार्ड्स के बारे में है वो इसकी ज्यादा प्रॉपर हेडिंग होती। इसी को देख लेते हैं, डिलिमिटेशन ऑर्डर। डिलिमिटेशन का ऑर्डर क्या होता है एक्चुअली, देखिए क्या, एरिया के साथ जब भी छेड़छाड़ करनी है, म्युनिसिपैलिटी बनानी है, हटानी है, ग्राम पंचायत बनानी है, हटानी है, देखिए सारे फंक्शंस जो है ये ब्रॉडली आपको समझ में आ रहा होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है। तो ये जो है क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक्चुअली किसके अंडर में आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के ही अंडर में आता है, इसी वजह से ये उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। अब ये वार्ड्स जो हैं जो है ये बना दिए गए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब इनको बना के एक सोचिए, एक वार्ड बनाया गया, उसकी जो एक्सटेंट है वो कुछ जब बनाया गया था कुछ थी, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट उसको चेंज करना चाहती है। तो वो क्या करेगी, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है। तो वो एक्सटेंट जो है वार्ड्स का, वो कौन डिसाइड करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। और वो कैसे करेगी, तो वो एक डिलिमिटेशन ऑर्डर, एक ऑर्डर जो है वो डिटरमाइन करेगा कि ये क्या होगा, ये वार्ड का जो एक्सटेंट होगा, साइज होगा, तो वो क्या होगा। देखिए ऑलरेडी बने हुए हैं, उनका उनका जो एक्सटेंट को डिफाइन करना है वो भी यहीं पे किया जाएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो घटाया और बढ़ाया जाता है वो भी यहीं पे ही किया जाता है, ठीक है, किसी वार्ड को। इसी के बाद आपका जो ये कह रखा है, ये कह रखा है कि द नंबर ऑफ सीट्स टू बी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड एंड वुमेन। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है वो ये भी डिटरमाइन करेगा, ये जो जो आपका डिलिमिटेशन ऑर्डर है, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। डिलिमिटेशन ऑर्डर जो है ये जिसके बारे में 11 भी बात करता है, इसमें रिजर्वेशन की भी बात करी जाएगी कि जो इसमें वार्ड्स में जो सीटें हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और वुमेन में कैसे डिवाइड होगी, तो उनका नंबर जो है वो यही बताया जाएगा इस डिलिमिटेशन ऑर्डर में। ये इंपॉर्टेंट है, लगेगा डिलिमिटेशन ऑर्डर जो है सिर्फ बाउंड्री से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को भी स्पेसिफाई करेगा, तो ये भी चीज ये बताएगा। इसी के बाद इसमें देखिए, मैं सब क्लॉज ए मिस कर दिया, सब क्लॉज ए में कि एक म्युनिसिपल एरिया में कितने वार्ड्स होंगे, ये भी ये डिलिमिटेशन ऑर्डर ही बताएगा। ठीक है, ये इसको ध्यान रखिएगा।
इसी के बाद सब क्लॉज 2 है, ये क्या कहता है कि जो है एक ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा कितने, विद इन नॉट लेस देन 7 डेज, ठीक है। एक ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा जब इस तरीके का कोई ऑर्डर इशू होगा। उसके बाद उस ड्राफ्ट को क्या है पब्लिक में भेजा जाएगा और पब्लिक में उसको पब्लिश किया जाएगा और उस पे पब्लिक के और ऑब्जेक्शंस मंगवाए जाएंगे कि भाई आप क्या इस जो भी ऑर्डर में चीजें दे रखी हैं, चाहे वो रिजर्वेशन से हो, चाहे नंबर ऑफ वार्ड से रिलेटेड हो, चाहे उसके एक स्टेट यानी एरिया से संबंधित हो, इस तरीके की चीजें जो भी दे रखी है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं। तो जब ऐसी बात कही जाएगी तो ये क्या है, इसका पब्लिकेशन जब किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो फिर ऑब्जेक्शन मंगवाए जाएंगे पब्लिक के द्वारा कि भाई आपको क्या ये सब चीजें मंजूर हैं। और उसी हिसाब से जब उनके ऑब्जेक्शंस फाइल हो जाएंगे तो वो जो ड्राफ्ट बना है उसको अमेंड, ऑल्टर या मॉडिफाई किया जाएगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है। तो ये डिलिमिटेशन में पहली बात तो ये कंटेंट ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो डिलिमिटेशन है इसमें ये इंपॉर्टेंट है चीजें कि इसमें एक तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी आ जाता है और सबसे बड़ी बात ये रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। तो कभी कभी कंफ्यूजन जो होता है वो कि इस डिलिमिटेशन में जो है बाउंड्री से संबंधित ही रहेगा, वो जो है नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में। इसी के बाद देख लेते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर जो वो क्या करते चाहती है, डिलिमिटेशन ऑर्डर को अमेंड करना चाहती है तो कैसे करेगी। यानी जो एक फाइनल ऑर्डर पब्लिश हो गया था, मतलब ऑब्जेक्शन आ गए थे और वो क्या एक तरीके से फाइनल सही मान लिया गया था। तो उस सिचुएशन में जब उसमें अमेंडमेंट करना होगा तो उसमें किससे पूछा जाएगा, ये म्युनिसिपैलिटी से पूछा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और उसी के बाद जब फाइनल ऑर्डर है वो अमेंड होगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ सबकी से है, डेमोक्रेसी है तो सबकी से है। यहाँ पब्लिक को भी पूछा गया और अल्टीमेटली म्युनिसिपैलिटी को भी पूछा गया कि भाई कहीं वर्किंग में आपको तो दिक्कत नहीं हो जाएगी अगर जो हम ये सब ऊपर नीचे करें पब्लिक के कहने पर, जैसे पब्लिक की चाह रही है म्युनिसिपैलिटी की भी राय ली जाएगी, ठीक है। इसी इसी ऑर्डर में जो है वो यही कहता है कि जो सारे अमेंडमेंट्स होंगे उसमें सेक्शन सब क्लॉज 3 जो 11B इससे ऊपर वाला जो सब क्लॉज सेक्शन था उसमें सब क्लॉज 3 था, उसके सारे के सारे प्रोविजन मुटेंडो मुटेंडिस एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे। क्या एज इट इज अप्लाई हो जाते हैं आपको ये समझ में आता है कि भाई देखिए ये सारी जो चीजें हैं ये विद इन आपको 7 डेज में पब्लिश करनी पड़ेंगी और इसमें जो कंटेंट्स होंगे डिलिमिटेशन ऑर्डर के वो ये होंगे। तो एक मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज डिलिमिटेशन ऑर्डर, तो उसमें आपको ये ध्यान रखिएगा ऊपर दी हुई तीनों चीजें आपको डालनी है, ठीक है। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स, जो नेक्स्ट सब हेडिंग है वो है इलेक्टोरल रोल्स के बारे में। और इलेक्टोरल रूल्स जो है वो क्या कहता है वो देख लेते हैं। ये सेक्शन 12A ऑनवर्ड्स चलती हैं। तो इसमें जो है देखिए कहीं ना कहीं अगर पंचायत से मैं रिलेट करूं, पंचायत में इलेक्टोरल रूल्स कहाँ आ रहे थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे ग्राम पंचायत को ही पढ़ रहे थे, याद हो चैप्टर नंबर कहीं ना कहीं वो 2A था, तो उसमें इलेक्टोरल रोल्स का जिक्र था। तो इलेक्टोरल रोल्स जो थे ये एक बेसिक चीज है जिसमें नाम आने के बाद ही वोट के लिए एलिजिबिलिटी होती है और उसी के बाद इलेक्शन लड़ा जा सकता है किसी भी पोस्ट पे। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने होते हैं। तो यहाँ पे यही दे रखा है 12A में कि जो म्युनिसिपैलिटी है, जो उसके मेंबर्स हैं म्युनिसिपैलिटी में, वो कैसे इलेक्ट किए जाएंगे, वो अडल्ट सफरेज से जो है वो इलेक्ट होंगे। यानी कहने का मतलब कि जो जिनकी एक एज हो जाएगी वो वोट कर सकेंगे और अपने मेंबर्स को इलेक्ट कर सकेंगे। ये एक इलेक्टोरल जो प्रोसेस होगा उसके बारे में बता रखी है बात। यहीं पे एक और चीज दे रखी है जो 12B में सब क्लॉज 12B का सब क्लॉज 1 कहता है। ये सारा जो होता है इलेक्टोरल रोल तैयार करने की प्रक्रिया सब स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास के अंडर में होती है। ऑफ कोर्स देखिए बिल्कुल ठीक है, एक स्टेट का मैटर है, स्टेट की से स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है। ये म्युनिसिपैलिटी भी, पंचायत भी स्टेट का मैटर होता है और म्युनिसिपैलिटी भी स्टेट का मैटर होता है और स्टेट के अंडर में स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। तो इस वजह से क्या ये जो सारे जो इलेक्टोरल रोल का तैयार करने का सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में होगी, ना कि आपकी जो स्टेट के अंडर में।
तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के बाद हम देख लेते हैं जो है आपका कि जो सब्जेक्ट टू, एक सब क्लॉज 2 कहता है कि देखिए क्या है, द इलेक्टोरल रोल्स फॉर एवरी वार्ड शैल बी प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी पर्टिकुलर ऑफिसर होता है जिसको इलेक्टोरल रोल यानी ये मतदाता सूची जो है ये तैयार करनी होती है। ये जो है ये सूची इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर तैयार करता है, जो किसकी सुपरविजन में होता है, जो किसके सुपरविजन में काम करता है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। ठीक है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर ये कौन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का हेड होता है। देखिए अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, सेम बिल्कुल सेम ऐसा ही पंचायत में दे रखा है, कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन वहाँ चीफ इलेक्शन ऑफिसर रूरल रूरल बॉडीज ये इस नाम का व्यक्ति है जो वहाँ काम करता है। तो ये जो जो वर्ड है यहाँ पे आपको जो पंचायत में डिफरेंट मिलेगा वहाँ पे आपको, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ पंचायत रूरल से रिलेटेड है और ये जो है म्यूनिसिपैलिटी अर्बन से रिलेटेड। इसी के बाद जो ये आदमी है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है, ये क्या है, क्या करेंगे, ये शैल बी द ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये कौन होंगे, ये क्या है, ये बता रखा है कि ये सारे जितना ही स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये एक्चुअली जो है किसके अधीन है, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। और ये एक्चुअली कैसे इन लोगों को चुना जाता है, तो चुनने का प्रोसेस ये दे रखा है। तो ये चुनने का प्रोसेस ये है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कंसल्टेशन करती है आपका जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उससे। अच्छा हाँ, एक चीज थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा डिविएट हो गया था, एक्चुअली स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर नहीं होता, वो उसका हेड होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो थोड़ी सी यहाँ त्रुटि हो गई है, इसको ध्यान रखिएगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का हेड वो होता है, ना कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर। तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर काम के लिए इलेक्टोरल रोल तैयार होया करने के लिए और इलेक्शन कराने के लिए कहीं ना कहीं इसकी बहुत अहम भूमिका होती है, लेकिन ये टॉप मोस्ट आदमी नहीं होता स्टेट इलेक्शन कमीशन में। तो इसका चयन जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है और वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन के साथ किया जाता है और उसको नॉमिनेट और डेजिग्नेट किया जाता है। इसी के साथ क्या है आपका, जैसे ये इलेक्टोरल रोल जो है आपके पब्लिश हो जाते हैं, एक बार जैसे ये इलेक्टोरल पब्लिश हो गए तो उसके बाद जो कोई उसमें अगर कोई चेंज करना है, ठीक है, अगर जो उसमें सब्जेक्ट कोई अगर जो कोई उसमें ऑल्ट्रेशन, इसके मतलब इस चीज ये चीज तो एक्सेप्टेड है, ये क्या है, इसमें ये क्या होंगे, ये इलेक्टोरल रोल मान ली जाएंगे। जैसे ही पब्लिश कर दिया जाएगा जो भी मतदाता सूची है तैयार करी गई इन ऑफिसर्स के द्वारा, जैसे ही ये पब्लिश कर दी गई तो वो क्या है एक तरीके से इलेक्टोरल रोल बन गया। तो अगर इलेक्टोरल रोल को आपको डिफाइन करना है तो आप ऐसे कहेंगे कि जब वो पब्लिश हो जाती है तभी वो इलेक्टोरल रोल माना जाएगा। और उसमें क्या है, इवन एक बार पब्लिश होने के बाद भी उसमें क्या है ऑल्ट्रेशन, एडिशन और मॉडिफिकेशन भी हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा अभी पूरी प्रक्रिया दे रखी होगी कैसे ये ऑल्ट्रेशन वगैरह होगी, ठीक है। इसी तरीके से सब क्लॉज 3 ये कहता है कि इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है ये क्या कर सकता है, एक अपने नए इलेक्टोरल रोल भी बना सकता है, या ये क्या कर सकता है जो असेंबली इलेक्शंस में जो आपके इलेक्टोरल रोल यूज होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत, उसके रोल को भी अडॉप्ट कर सकता है। तो दोनों ही चीजें कर सकता है, नए भी बना सकता है या उसको अडॉप्ट कर ले। देखिए आसान तरीका तो यही है, अडॉप्ट कर लो। तो ज्यादा से ज्यादा आज के टाइम में ऐसा ही चल रहा है, कोई अलग से रोल जो है नहीं तैयार होते। इसी के बाद आपका जो एक ये चीज दे रखी है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था, एक बार पब्लिश हो जाता है इलेक्टोरल रोल तो उसके बाद क्या उसमें अमेंडमेंट और उसमें ऑल्ट्रेशन हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। लेकिन ये ऑल्ट्रेशन और अमेंडमेंट ये कब तक हो सकती है ये ध्यान रखिएगा। ये जो है आपकी एक तो नॉमिनेशन, आफ्टर नॉमिनेशन नहीं हो सकती, और जब तक कि इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक नहीं हो सकती। तो इस दौरान क्या है आपका कोई भी इलेक्टोरल रोल के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, आप उसको नहीं छेड़ सकते हैं। तो यहाँ आप इलेक्टोरल रोल को नहीं छेड़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा, इसको ये वाला जो है ध्यान रखिएगा
कि क्या पब्लिकेशन के बाद इलेक्टोरल रोल में छेड़छाड़ हो सकती है? तो हाँ, पब्लिकेशन के बाद जो है उसमें एडिशन, ऑल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन हो सकता है। इसी के बाद आपका इलेक्टोरस, ये क्या क्वालिफिकेशन होगी, कब ये लोग जो इलेक्टोरल रोल में कैसे रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं आदमी, तो इसके क्राइटेरिया दे रखे हैं कि 2 क्राइटेरिया, एक तो 18 साल का हो जाए वो आदमी 1 जनवरी, जो भी उस साल की 1 जनवरी है उस दिन तक, तो वो 18 साल का हो जाए, और इसी के साथ-साथ वो क्या हो, वहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो, ठीक है? तो ये अगर 2 क्वालिफिकेशंस उसकी हैं, तो वो क्या है, उसको इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर कर लिया जाएगा, यानी मतदाता सूची में उसका नाम चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? इसी की एक्सप्लेनेशन क्या रखी है कि देखिए, ये अ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं माना जाएगा सिर्फ इस ग्राउंड पे कि उसके पास एक घर है या उसके पोजेशन में कोई एक ड्वेलिंग हाउस है। तो कहने का मतलब ये कि यही मात्र एक क्राइटेरिया नहीं होगा, और भी क्राइटेरिया है, उसको हम देखेंगे कहीं ना कहीं आगे दे रखे होंगे। देखिए सबसे आखिरी क्लॉज में इसमें कहीं ना कहीं बता रखा होगा कि जब ये डिसाइड करना है कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है, तो बहुत सारे देखिए सब भी, जो इसका 5th वाला है ये देख लीजिए। द क्वेश्चन अराइज वेदर अ पर्सन इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट एट अ रिलेवेंट टाइम, द क्वेश्चन शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू ऑल द फैक्ट्स। ऑल द फैक्ट्स, जहां ये ऑल द फैक्ट्स की बात आ गई, तो यहाँ पे ये रूल आउट कर देता है कि ये दो सिर्फ चीजें नहीं देखी जाएंगी कि उसका घर वहाँ ओनर है और उसके पोजेशन में वो ड्वेलिंग हाउस है, ये दोनों चीजें नहीं देखी जाएंगी, और फैक्ट्स भी देखी जाएंगे। तो ये सब क्लॉज 1 और 5 एक साथ पढ़े जाते हैं, तब हमको मतलब समझ में आता है इसका। इसी के बाद सब क्लॉज 2 क्या कहता है, ये है कि देखिए अगर जो आदमी टेम्पररी वहां से अपने रेजिडेंस से एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो क्या है, वो मेंबर होना सीज हो जाए। टेम्परेरी कहने का मतलब वो अपने काम धंधे के लिए गांव, एक शहर का आदमी है, शहर में रह रहा था और वो काम धंधे के लिए क्या किसी दूसरे प्रदेश में चला गया, लेकिन घर उसका वही है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं रहा। टेम्परेरी शिफ्ट जब किया जाता है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाता है, लेकिन परमानेंट सोचो उसने क्या डोमिसाइल ही चेंज कर दिया, ये एक स्टेट का वो निवासी था और वो वहां से सब चीज बेच बात के किसी दूसरी स्टेट में परमानेंटली रहना चला गया, परमानेंटली वर्ड ध्यान रखिए, परमानेंटली, तो क्या कर जाएगा, उसका नाम उस इलेक्ट्रल रोल से हटा दिया जाएगा। कभी आगे देखेंगे ये कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज दे रखी होगी। ऐसे ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ये जो जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के जो सारे मेंबर्स हैं, वो जब तक भी अपने ऑफिस में रहेंगे, देखिए क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये होता है कि उसको दिल्ली रहना पड़ता है, उसको वहाँ आवास होता है, तो अगर उसको इस तरीके से रहना पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं मान ली जाएगी कि उसने रेजिडेंट छोड़ दिया, अरे वो अपनी ड्यूटीज करने गया है, वो पार्लियामेंट में जो सारी डिबेट्स होती है उसमें पार्ट लेने हो गया होता है, क्योंकि वही उसकी ड्यूटी होती है, तो इसको नहीं माना जाएगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंस उसने अपना शिफ्ट कर लिया गया है। स्टेट लेजिस्लेचर्स में जैसे यूपी में लखनऊ में कोई आदमी जो है जहाँ कहीं गाजियाबाद नोएडा का है और वो रहने चला जाता है लखनऊ, इसका मतलब ये नहीं कि उसने ऑर्डिनरी उसका वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं रहा, वो टेम्परेली गया अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए लखनऊ में, तो इसकी ये मतलब होता है। फिर इसी के बाद एनी अदर मैटर में भी प्रिस्क्राइब, कोई और मैटर की इस तरीके से डिसाइड होगा जो इसका जो डिसाइड करना कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं, कोई और फैक्टर जो भी प्रिस्क्राइब को भी बताया जाए तो उसको भी कंसिडरेशन किया जा सकता है। और आखिरी में सब ये लिख दिया कि जो है इस सारे फैक्ट्स को देखा जाएगा, ना कि जो है सिर्फ ओनर और पोजीशन को देखा जाएगा, या इसके अलावा कोई एक दो चीजों पे ही निर्भर होकर चीजें नहीं रहेंगी, सारे के सारे फैक्ट्स को नजर देखनी पड़ेगी, नजर उसके सामने से निकलने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, सारे फैक्ट्स का जानकारी होनी चाहिए, तभी फाइनल डिसीजन कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है इसके बाद दिया जा सकता है। इसी के बाद डिस्क्वालिफिकेशन, कोई आदमी डिस्क्वालिफाइड कैसे हो जाता है कि उसका इलेक्टोरल रोल में से नाम हट जाए, ये इलेक्टोरल रोल में से नाम हट जाए तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगी कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहा, उसने क्या है कहीं बाहर की सिटीजनशिप ले लिया है, वो क्या इंडिया से बाहर कहीं रेजिडेंट हो गया है, तो तब भी वो क्या है, वो आपका उसका नाम काट दिया जाएगा वहां से, ठीक है। डिस्क्वालिफाइड काटा तो क्या जाएगा, वो डिस्क्वालिफाइड होगा, उसका नाम रजिस्टर नहीं हो सकता, डिस्क्वालिफिकेशन है, तो नाम रजिस्टर नहीं हो सकता। ऐसे ही कोई अनसाउंड माइंड है जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर रखा है, उसका नाम भी रजिस्टर इलेक्टोरल रोल में नहीं हो सकता, वो भी वोट नहीं दे सकता। ऐसे ही कोई जो आदमी डिस्क्वालिफाइड है किसी लॉ से, उसने कोई करप्ट प्रैक्टिस करी है, कोई ऑफेंस किया है इलेक्शन से संबंधित, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी वो उस आदमी को उसका नाम नहीं चढ़ाया जाएगा इलेक्टोरल रोल में, ठीक है। इसी के बाद जो है आपका अगर जो कोई
अगर कोई ऊपर डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, कहने का मतलब डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। अब देखिए ये ऊपर वाली तो जब रजिस्टर हो रहा है किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में डालना है, तो उस सिचुएशन में ऊपर वाली चीजें देखी जाएंगी। लेकिन किसी का नाम ऑलरेडी डला हुआ है और अब क्या है वो ऊपर वाली डिस्क्वालिफिकेशन उसके साथ हो गई है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यानी कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वो सिटीजन, उसका नाम तो चढ़ा हुआ था, लेकिन वो क्या है अब सिटीजन किसी बाहर किसी कंट्री का बन गया, तो उसका क्या है नाम अब स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा, तो उस सिचुएशन में उसका नाम हटा दिया जाएगा। ये सब क्लॉज 2 है, दोनों अलग अलग चीजें हैं ये। इसी के बाद में जो कहा गया है, ये जो नाम हटाया गया है इसको दोबारा चढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है, अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो जाए तो ये नाम जो है दोबारा चढ़ाया भी जा सकता है, अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन ऊपर दी गई है रिमूव हो जाए। कहने का मतलब वो दोबारा उस कंट्री को छोड़ के आदमी सोचो वापस इंडिया आके रहने लगा, तो क्या है उसका दोबारा नाम चढ़ा दिया जाएगा। ये नहीं है कि उस पर पत्थर की लकीर खींच दी, उसका नाम अब दोबारा चढ़ ही नहीं सकता कभी, ये प्रोवाइजो कहता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका 12 एक ये है, ये कहता है भाई देखिए वो ये क्या है, इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर। आप क्या है, आप एक से ज्यादा वार्ड में इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर नहीं हो सकते, यानी आप 2 वार्ड में एक साथ रजिस्टर नहीं हो सकते, ठीक है। आपका नाम एक इलेक्टोरल रोल में 2 बार रजिस्टर नहीं हो सकता, ये हर वार्ड की लिस्ट अलग होती है, तो एक आपका एक उस लिस्ट में भी हो और किसी और वार्ड की लिस्ट में ऐसा भी नहीं हो सकता। और आपका 2 बार नाम हो इलेक्टोरल रोल में, यानी एक वार्ड में ही 2 बार आपका नाम हो, तो भी आप क्या है वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से आपका इसके सेकंड सब क्लॉज में क्या रखा है कि आपका अब क्या है, अब आप किसी और किसी सिटी, किसी म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट या कोई ग्राम पंचायत में भी आपका इलेक्टोरल रोल में नाम हो, तो उस सिचुएशन में भी आपका नाम जो है रजिस्टर नहीं किया जाएगा उस म्यूनिसिपैलिटी में, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी और सिटी, म्यूनिसिपल एरिया, काउंटोनमेंट के मेंबर हैं इलेक्टोरल रोल में, तो आप नहीं किया जाएगा जब तक कि आप उस दूसरी जगह से अपना नाम हटवा नहीं देते, ठीक है। तो ये है इसी के बाद आपका जो है 12F है, वो क्या कहता है उसको देख लेते हैं। कोई इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, देखो ये वो आदमी है जो ये इलेक्टोरल रोल में जो भी गड़बड़ियां हैं उसको ठीक कराए। अगर वो सेटिस्फाइड है कि कोई एंट्री जो है वो जो है उसको करेक्ट करना चाहिए, कुछ उसको ऐड करना चाहिए, कुछ डिलीट करना चाहिए, यानी इलेक्टोरल रोल ये मतदाता सूची बन चुकी है, लेकिन वो सेटिस्फाइड है कि हाँ यार इसमें कुछ गड़बड़, इसको करना चाहिए, तो जो है वो ही शैल सब्जेक्ट टू जो एक्ट के तहत जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं उन्हें को तो मानेगा, ऐसा नहीं कि उनसे अलग चला जाएगा, लेकिन वो अपने उसके बाद विवेक से क्या कर सकता है, डिलीट, करेक्ट, ऐड और एंट्री कर सकता है। तो कहने का मतलब इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो जो है उन चीजों को जो इलेक्टोरल रोल में कुछ गड़बड़ हो चुकी है उनको ठीक करें। इसी के बाद आपका ये दे रखा है कि ये देखिए ये वाली पावर जो है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को दी तो गई है, लेकिन इसका इस्तेमाल वो कब कर सकता है, तो इसका इस्तेमाल एक टाइम पीरियड है वो तभी तक कर सकता है। वो टाइम पीरियड ये है कि आप नॉमिनेशन करने से पहले, जब भी उसमें कोई इलेक्शन लड़ा जा रहा है और नॉमिनेशन करने से पहले, नॉमिनेशन करने के बाद, एक बार नॉमिनेशन हो स्टार्ट हो गया तो उसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही इलेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं हो गया तब तक आप नहीं कर सकते। तो ये जो सारे करेक्शन है ऊपर पावर जो है इनकी इलेक्टोरल ऑफिसर जो है ये, इनकी यहाँ पे पावर जो है खत्म हो जाती है, यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों? देखिए लॉजिक सिंपल सा है कि ये क्या इलेक्शन को इफेक्ट कर देंगे और कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लग जाएगा कि जो है इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस या धांधलीबाजी करी गई है। इसी तरीके से एक और प्रोवाइजो है, ये कहता है किसी भी आदमी का नाम डिलीट करना है या कुछ करेक्ट करना है, ठीक है, तो आप उसका नाम ऐसे ही नहीं हटा देंगे या ऐसे ही नहीं उसको करेक्ट कर देंगे, जब तक कि उसमें एक प्रक्रिया है कि आप उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे और उसकी बात को सुनेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपका एक नेचुरल जस्टिस जो है वो फॉलो करी जाएगी कि आप जिस आदमी का भी नाम काट कूट रहे हैं तो उसको आपको अपॉर्चुनिटी, उसको आप सुनेंगे, ऐसे ही नहीं बिना सुने आप जो है उसका नाम काट देंगे। तो यहाँ नेचुरल जस्टिस का फॉलो हो रहा है। इसी के बाद जो है आपने ये किसी ने इस तरीके का नाम हटा दिया, काट दिया, कुछ ऐसी बात हो गई और आदमी कोई सेटिस्फाइड नहीं है इस ऑर्डर से, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है इसके ऑर्डर के खिलाफ जो है अपील कर सकता है,
ठीक है, और विद इन जो भी टाइम दे रखा होगा कि इस अपील को इतना टाइम में आपको करना है, उस टाइम में उस मैनर में उसको यहाँ करना पड़ेगा। एक सच ऑफिसर या अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है कि ये अपील जो जाएगी इलेक्टोरल ऑफिसर की, कोई स्पेसिफिक आदमी नहीं दे रखा, लेकिन सच ऑफिसर या अथॉरिटी दे रखा है, इस आदमी के पास जाएगी। देखिए ये उस टाइम पे तो क्लियर नहीं थी ये बात जो है, लेकिन ये क्या है आपकी एक तरीके से अब बहुत क्लियर हो गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए हैं, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बनने के बाद ये सारी चीजें वहीं पे ही जाती डिसाइड होती है। इसी के बाद रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की बात करता है कि देखिए रिवीजन, ये रिवीजन वर्ड जो है ये डिफरेंट है। करेक्शन और डिलीशन ऊपर जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कर रहा था ये एक अलग चीज थी, और ये जो रिवीजन है ये एक अलग चीज है। तो रिवीजन करना ये बड़ा ऑफिसर जो करेगा वो रिवीजन करेगा, लेकिन छोटा वाला जो ऑफिसर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो क्या कर सकता है, वो करेक्शन डिलीशन वगैरह वगैरह चीजें कर सकता है। तो रिवीजन की पावर किसके हाथ में है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के हाथ में नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि रिवीजन की पावर, जो इलेक्टोरल रोल्स के रिवीजन होते हैं, इसकी पावर जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में होती है, ना कि जो आपका इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है। ठीक है, प्रोवाइडेड देखिए इसी में क्या कहता है कि एक प्रोवाइजो भी दे रखा है कि जो ये सब ऊपर रिवीजन दिया जा रहा है, ये क्या है, जो भी इसमें कोई डायरेक्शन दी गई है इस बारे में, देखिए ऊपर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो रिवीजन के बारे में डायरेक्शन दी है वो क्या है, कंटिन्यू टू बी फोर्स, वो चलती रहेगी और उनको माना जाएगा अनटिल कंप्लीशन ऑफ रिवीजन सो डायरेक्टेड। तो अगर कोई रिवीजन अगर कोई कह दिया है स्टेट इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इसको रिवाइज करो, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इस तरीके की बात कह दी गई है, तो ये डायरेक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक रिवीजन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, तब तक चलेगी जब तक कि कंप्लीट नहीं हो जाता। लेकिन फिर भी इसमें एक एक्सेप्शन है कि कोई अगर ऐसा एक्ट में कोई इसके विपरीत कोई बात दे रखी है तो वो फॉलो करी जाएगी। इसी के बाद 12H देख लेते हैं क्या कहता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्टोरल रोल से संबंधित ये सब चीजें ऑर्डर कर सकता है। देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ, रिवीजन की पावर भी स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी बड़ी बॉडी है, पूरी की पूरा इंस्टीट्यूशन है, उसके हाथ में है, ना कि छोटे ऑफिसर जैसे कि आपका चीफ इलेक्शन ऑफिसर या इलेक्टोरल ऑफिसर, इन लोगों के हाथ में नहीं है। तो ऐसे ही क्या है, इलेक्टोरल रोल से संबंधित और बड़ी बातें जो हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के ही दायरे में आती हैं, ना कि वो छोटे छोटे ऑफिसर्स के दायरे में होती हैं। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स जब प्रिपेयर किए जाएंगे उनकी डेट, ठीक है, और कब वो फोर्स में आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके के बारे में जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट इलेक्शन कह सकता है कि भाई प्रिपेयर बनाओ, चलिए डेट जो है आज से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और अब आप बनाइए, और बनाने के बाद कि चलिए ये हो चुकी है, आपने सब चीज करा दी है, पब्लिश वगैरह हो गई, आपने करेक्शन वरेक्शन कर दिया, अब मैं इसको फोर्स में ला रहा हूँ। इस तरीके की जो आपकी डायरेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वही देगा, इस जो है वही इस तरीके की चीजों के ऊपर कोई ऑर्डर पास करेगा। ऐसे करेक्शन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग एंट्री, कोई वहां पे ऑलरेडी एंट्री है इलेक्टोरल रोल्स में, ठीक है, और वो किसके एप्लीकेशन पे करी गई है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्टोर कंसर्न। इलेक्टर कंसर्न जो है उसने कोई एप्लीकेशन इस तरीके से करी है, तो उस सिचुएशन में उस करेक्शन की ऑर्डर भी यही आदमी करेगा। जो क्लरिकल और प्रिंटिंग एरर्स होंगे उसके बारे में भी यही जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ही ऑर्डर पास करेगा कि कैसे इलेक्शन होने हैं, प्रिंटिंग एरर्स हैं तो उसके बारे में भी वही पास करेगा ऑर्डर। इसी के बाद किसका नाम इंक्लूड, द इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी आदमी का नाम इंक्लूड करना है। जो असेंबली रोल्स में तो है उसका नाम, असेंबली वाली एक लिस्ट जो अलग थी उसमें तो उसका नाम है, लेकिन यहाँ पे उसका नाम नहीं है। इस तरीके की अगर जो कोई ऑर्डर पास करना है वो भी यही करेगा। ऐसे ही किसी आदमी का नाम क्या है इलेक्टोरल रोल में, वहां असेंबली के इलेक्टोरल रोल में, ठीक है, वो नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्वालिफाइड है कि उसको इलेक्टोरल बनना चाहिए। तो इस तरीके की अगर जो कोई वो अपनी
कोई दरखास्त रखता है इसके जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसके सामने, तो उसके लिए भी ऑर्डर पास कर सकता है कि हाँ भाई ये देखो जेन्युइन सी चीज़ है, इसका असेंबली में नाम नहीं है लेकिन फिर भी ये क्वालिफाइड है। ठीक है, इस तरीके का भी ऑर्डर वो पास कर सकता है। फीस के बारे में भी यही डिसाइड करेगा कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ नेम्स, फीस के बारे में भी यही डिसाइड करेगा कौन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और कस्टडी और प्रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इसके बारे में भी यही ऑर्डर करेगा कौन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और जनरली मैटर देखिए, और सारे मैटर्स जनरली देखिए, बिल्कुल एक जनरल सी बात कर दी आखिरी क्लॉज जी में कि और सारे जो बचे कुचे मैटर्स हैं उसके बारे में भी कौन करेगा, यही करेगा और कोई नहीं करेगा, कौन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो कहने का मतलब बहुत बड़ी बड़ी सी चीजें जो हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कर रहा है। ये पूछा भी जा सकता है कभी, अगर आप जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं कभी कभी, और ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में क्या क्या पावर्स हैं। तो अगर आपको बिल्कुल डायरेक्ट से आंसर दिख रहा है तो ये बहुत अच्छा आंसर है, आपको एक रेडीमेड आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और अगली बार नया जो है सब हेडिंग करेंगे, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। तो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।